मैं अपनी गंभीर रूप से बीमार प्रेमिका के इलाज के लिए दिन में खाना डिलीवर करता हूँ और रात में सड़क किनारे बारबेक्यू स्टॉल लगाता हूँ ताकि जल्द से जल्द उसकी सर्जरी की फीस जुटा सकूं। लेकिन जब मेरे दरवाजे के बाहर एक दर्जन से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें आकर खड़ी हुईं, तो मुझे पता चला कि वह बीजिंग के एक अरबपति परिवार की नाजायज बेटी है। वह अपने साथ ले जा सकने वाला हर सामान ले गई, मेरे फ्लैटमेट को भी साथ ले गई और मुझे अकेला छोड़ गई। एक रिपोर्टर ने शिया झिनियान से पूछा, आपके सामने खड़ा यह आदमी आपके लिए कर या है? उसने रुखाई से जवाब दिया, बस एक केयरगिवर जिसने इन दिनों मेरी देखभाल की। बाद में वह गैंगचेंग की वह आईटी गर्ल बन गई जिसे सब सराहते थे, जबकि मैंने पलटकर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन से शादी कर ली। लेकिन हमारी शादी की रात शिया झिनियान ने मुझे किडनैप करने के लिए लोग भेजे। उसने मेरा कॉलर पकड़ा और रुखाई से पूछा, तुमने उस बदसूरत बदशक्ल से शादी क्यों की? क्योंकि वो मुझे कभी केयरगिवर की तरह नहीं मानती। शिया झिनियान ने ताना मारा, एक बड़े आदमी को बस इतना ही चाहिए? मैंने सिर हिलाया, बिल्कुल, बस इतना ही। जिस दिन शिया परिवार शिया झिनियान को लेने आया, 12 रोल्स रॉयस गाड़ियां उस गली में कतारबद्ध खड़ी थीं, जहां से मैं हमेशा घर जाता था। हर तरह के कैमरे लिए रिपोर्टरों ने पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग को घेर लिया था। मैं अपनी बारबेक्यू स्टॉल की गाड़ी को बंद करके अंदर नहीं धकेल सका, इसलिए मुझे पैदल ही जाना पड़ा। मेरे पड़ोसी चेन वेई ने मुझे देखा, मेरे कंधे पर हाथ रखा और गर्मजोशी से बोला, जिंग चेन, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई यार। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिनियान असल में शिया परिवार की छोटी राजकुमारी है। बूढ़े शिया साहब ने उसे लेने के लिए लोग भेजे हैं। तुम उसके साथ जा सकते हो और अब अच्छी जिंदगी जी सकते हो। जब मैं अभी भी सदमे में था, शिया जिनियान एक बड़ी भीड़ से घिरी सीढ़ियों से नीचे उतरी। मैंने शिया जिनियान को इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। उसने सीजन की लेटेस्ट डिजाइनर कॉचर ड्रेस पहनी थी, पतली और खूबसूरत काया और शाही अंदाज के साथ, बिल्कुल किसी रोमांस ड्रामा की परफेक्ट अमीर लड़की की तरह। उसके बगल में मेरा फ्लैटमेट जिबोड़ा था। जब शिया झिनियान ने मेरी तरफ देखा तो उसकी निगाहें पहले से अलग थीं। एक ऊंचे स्थान वाले व्यक्ति की तिरस्कार भरी निगाहों से भरी। एक तेज नजर वाले रिपोर्टर ने उससे पूछा, मिस शिया, आपके सामने खड़े इस आदमी से आपका क्या रिश्ता है? शिया झिनियान ने मुझसे नजरें हटाईं और रुखाई से जवाब दिया, बस एक केयरगिवर जिसने इन दिनों मेरी सेवा की। सभी पड़ोसी हैरानी से हाँफने लगे, क्योंकि वे अक्सर मुझे शिया झिनियान के लिए चीजें खरीदते और उसके साथ व्यायाम करते देखते थे। सभी जानते थे कि वो मेरी प्रेमिका थी। अचानक हर तरह की सहानुभूतिपूर्ण या मजाकिया निगाहें मुझ पर पड़ी और मैं जड़ हो गया। मैंने अपनी 10 युआन वाली टी शर्ट, 20 युआन वाले कैनवस जूते और अपने थके हुए चेहरे को देखा। मैं सचमुच काफी हद तक एक केयरगिवर जैसा लग रहा था। लेकिन मैं एशिया झिनियान की 5 साल तक देखभाल की थी। भले ही उसने मुझे अपना पड़ोसी कहा होता, तो भी मैं इतना शर्मिंदा नहीं होता। जब मैं आगे की कार की तरफ बढ़ा, तो शिया झिनियान ने जी बोड़ा के लिए कार का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठाया। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वो मेरी तरफ मुड़ी। तुमने इतने लंबे समय तक मेरी देखभाल की, कोई भी इच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए पूरी कर सकती हूँ, इनाम के तौर पर। चेन वेई ने तुरंत मुझे कुहनी मारी, जल्दी करो, यह तुम्हारा मौका है। उससे कहो कि तुम्हें अपने साथ ले चले। लेकिन मैं बिना हिले वहीं खड़ा रहा और बस सुन्न भाव से अपने हाथ में दवा की थैली हिलाई। चूंकि तुम्हें कैंसर नहीं है, तो पिछले सालों में तुम्हारे लिए दवा खरीदने में मैंने जो पैसे खर्च किए वे मुझे लौटा दो। करोगी? हाँ, रहने का खर्च भी जोड़कर। कुल मिलाकर 5,98,000 युआन बनते हैं। मैंने अपना फोन निकाला और जल्दी से कैलकुलेटर पर नंबर टाइप किए और जोर से बोला। आसपास खड़े सभी लोग हंसने लगे, मेरा मजाक उड़ाते हुए कि मैं बहुत छोटी सोच रखता हूँ। शिया झिनियान की हैसियत के हिसाब से महज 5,98,000 युआन कुछ नहीं है। अगर मैंने और मांगा होता तो वह मुझे 5,98 करोड़ युआन दे देती। शिया झिनियान ने भौहें सिकोड़ी और एक जटिल भाव के साथ मेरी तरफ देखा। लेकिन फिर उसने अपने असिस्टेंट से मुझे एक चेक देने को कहा। मैंने उस पर नजर डाली, वह 6 लाख युआन का था, मेरी मांग से 2,000 ज्यादा। जी बोड़ा ने उसका हाथ पकड़ा और मेरी तरफ देखा। जिंग चैन, झिनियान तुम्हारे साथ काफी उदार रही। उसने तुम्हें ठीक उतना ही दिया जितना तुमने मांगा। लेकिन अब तुम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से हो। मुझे उम्मीद है कि तुम किसी से भी झिनियान के बारे में कुछ बुरा नहीं कहोगे। शिया झिनियान ने भी मेरी तरफ देखा और अपने होंठ भींचे। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना है। मैं समझ गया, वो मुझसे घृणा करती थी, डरती थी कि मैं मीडिया को बता दूंगा कि वो मेरी प्रेमिका हुआ करती थी। चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। आखिरकार ऐसी एहसान फरामोश प्रेमिका होने पर शेखी बघारने लायक कुछ है भी नहीं। शिया झिनियान चली गई और दर्शकों की भीड़ भी तितर बितर हो गई। केवल चेन वेई, जो आमतौर पर मेरा सबसे करीबी दोस्त था,
गुस्से में पीछे रह गया। जिंग चेन, क्या तुम बेवकूफ हो? 6 लाख युआन का तुम क्या करोगे? उससे तुम एक अपार्टमेंट भी नहीं खरीद सकते। मैंने पीला चेहरा लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका मुझ पर बस इतना ही बकाया था। उससे प्यार करना मेरी अपनी पसंद थी, उसकी देखभाल करना भी मेरा अपना फैसला था। अगर मैंने गलत इंसान से प्यार किया तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। चैन वेई ने आह भरी। उसने मेरे सिर पर उंगली से हल्की चपत मारी और मुझे बेवकूफ कहा। जब मैं घर पहुंचा तो शिया झिनियान का सारा सामान समेटा जा चुका था। जी बोडा की लापरवाही एक तेज तूफान की तरह आई, एक बड़ी गंदगी छोड़ गई जिसे साफ करने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। मैं पूरी रात स्टॉल चलाता रहा। मैं सुबह सुबह अस्पताल जाकर शिया झिनियान की दवाइयां लेने भी गया था। अभी मैं इतना थका हुआ हूँ कि सोफे पर गिरा पड़ा हूँ। मैं एक मांसपेशी भी हिलाना नहीं चाहता। म्याऊं। पंगो मेरे सामने बैठा है, सिर झुकाकर म्याऊं कर रहा है। यह एक आवारा बिल्ली है जिसे मैंने सड़क किनारे से उठाया था। मैं उसे खिलाने के लिए उठा, साथ ही घर की सफाई भी कर ली। मैंने हमेशा की तरह शाम को अपना स्टॉल लगाया। शिया झिनियान के बिना मेरे खर्चे वास्तव में बहुत कम हैं। मेरी खर्च करने की आदतों के साथ 6 लाख युआन मेरे लिए 20 साल जीने के लिए काफी है। लेकिन मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ। मुझे अपना एक घर चाहिए। यूनिवर्सिटी टाउन के बाहर स्नैक स्ट्रीट पर लगने वाले सभी स्टॉल में मेरे बारबेक्यू स्टॉल का बिजनेस सबसे अच्छा चलता है। वे सभी युवा कॉलेज छात्र मेरे स्टॉल पर आकर खाना पसंद करते हैं। एक दिन अचानक एक फैशनेबल कपड़े पहने महिला मेरे स्टॉल पर आई। बॉस, मुझे 5 मटन सीख और 10 मटन किडनी देना। मुझे ऊर्जावान युवा कॉलेज छात्रों को परोसने की आदत है, इसलिए ये पहली बार था जब मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को परोसा जो स्पष्ट रूप से एक अमीर युवा उत्तराधिकारिणी थी। मैं उसकी तरफ कुछ अतिरिक्त बार देखने से खुद को रोक नहीं पा आया। उसका शानदार फिगर था, मेरे अंदाजे से लगभग 1.7 मीटर लंबी थी। उसके सुंदर नैन नक्श थे और एक शुद्ध मासूम आभा थी। वह बेहद खूबसूरत थी, बड़ी लहराती हुई बाल और डबल पलकों वाली। उसकी चेहरे की संरचना में यूरेशियन मिश्रण का तीखा तीनी लुक था। पास की गली के प्रवेश द्वार पर एक सिल्वर ग्रे पोर्श केएन खड़ी थी। केएन की लाइटें जल रही थीं और अंदर एक ड्राइवर बैठा था। शायद वह उसका इंतजार कर रहा था। मैंने बहुत सारे रोमांस उपन्यास पढ़े हैं, तो मैंने तुरंत वह घिसा पिटा प्लॉट सोच लिया जहाँ एक अमीर लड़की अपने युवा प्रेमी के लिए सीख खरीदती है जो अभी भी कॉलेज में है। उस तरह की घटिया कहानी। मैं बड़ी मुस्कान दी और कहा, समझ गया। क्या आपको यही खाना है या पैक करवाना है? मुझे लगा वह निश्चित रूप से पैक करवाना चाहेगी, इसलिए मैंने पहले ही टेक अवे बॉक्स निकाल लिए। लेकिन अमीर लड़की ने कहा कि वह यहीं खाएगी। फिर मेरी हैरान निगाहों को अनदेखा करते हुए वह शांति से एक जगह बैठ गई। उसने कुल मिलाकर 300 युआन से ज्यादा का खाना ऑर्डर किया। मैंने खाना ग्रिल किया और जैसे जैसे बनता गया उसे सीख परोसता गया। जब मैंने सब कुछ ग्रिल कर लिया तो मैं थकावट से पसीने से तर था और उसने सचमुच एक तूफान की तरह हर आखिरी निवाला चट कर लिया। ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा खाना पकाने का हुनर ऐसा है? मैं ठिठका और अपनी नाक की तरफ इशारा किया। आप मुझसे पूछ रही हैं? मैं खाना पकाने में काफी अच्छा हूँ। मैंने स्टॉल शुरू करने से पहले एक शेफ के रूप में पेशेवर प्रशिक्षण भी लिया था। जैसे ही अमीर लड़की ने यह सुना, उसने तुरंत अपने एलवी बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और मुझे थमा दिया। क्या तुम मेरे यहाँ मेरे पर्सनल शेफ बनने में रुचि रखते हो? मैंने बिजनेस कार्ड उठाया और देखा, लियू रुयान, एचडी ग्रुप की प्रेसिडेंट। मेरे भाव विचित्र हो गए। मिस लियू, आप मुझे शुगर बेबी बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही? मासिक वेतन 1 लाख युआन है। बेशक, मुझे पता है मिस लियू निश्चित रूप से उस तरह की इंसान नहीं है। 1 लाख युआन है ना? मैं कल से काम शुरू कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं झुकना चाहता था, बस तनख्वाह बहुत अच्छी थी। आपको समझना होगा, यानजिंग जैसी जगह जहाँ जमीन का एक एक इंच सोने के वजन के बराबर है, वहाँ घर खरीदने के लिए स्टॉल से होने वाली मेरी छोटी सी कमाई से मुझे शायद मरते दम तक काम करना पड़े। अगले दिन मैं इंटरव्यू के लिए कार्ड लेकर लियू परिवार की हवेली में आया। लियू रुयान ने खुद दरवाजा खोला। युवती ने ग्रे स्पोर्ट्स वियर का सेट पहना हुआ था। वह अभी अभी बाहर दौड़कर आई थी। जब उसने मुझे नक्काशीदार लोहे के गेट के सामने खड़ा देखा तो उसने व्यक्तिगत रूप से ताला खोला और मुझे अंदर ले गई। उसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थी और मेरे आगे तेजी से चल रही थी। मैंने अपने कदम धीमे किए और उसके पीछे पीछे चला। लियू परिवार की हवेली बहुत बड़ी है। गेट से लिविंग रूम तक चलने में 7-8 मिनट लग गए। मैं चलते हुए अपने आसपास का मुआयना कर रहा था, उससे सतर्क रहते हुए कहीं वो कोई दुर्भावनापूर्ण महिला ठग तो नहीं है। फिर जोर की आवाज के साथ मैं उसकी नाजुक पीठ से टकरा गया। एक मीठी खुशबू मेरी नाक में आई। मुझे माफ कीजिए मिस लियू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं घबरा गया। मैंने उसे स्थिर करने के लिए उसका कंधा पकड़ा और माफी मांगी। लियू रुयान ने आखिरकार धैर्य खो दिया। वह मुड़ी और मेरी तरफ देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बड़ी ठग हूँ? मैं हक्का बक्का दिखा। क्या आप नहीं हैं? लियू रुयान गुस्से में हंस दी। उसने अपना हाथ उठाया जैसे वो मुझे मारने वाली हो,
लेकिन रुक गई। उसने बस कहा, मुझे हर समय मिस लियू बुलाना बंद करो, ध्यान से देखो और बताओ मैं कौन हूँ। मैं देखने के लिए झुका, अपना सिर हिलाया और कहा कि मैं उसे नहीं पहचानता। छी, तुम सच में मुझे नहीं पहचानते। मैं तो बस एक बारबेक्यू बेचने वाला आदमी हूँ। मैं आप जैसी अमीर युवती को कैसे जानूंगा? आप ही गलत इंसान के पास आ गई हैं। मुझे पता था कि 1 लाख प्रति माह देने वाली अच्छी नौकरी ऐसे ही मेरी झोली में नहीं आ जाएगी। पता चला ये एक अमीर लड़की है जिसकी नजर कमजोर है और उसने मुझे किसी और समझ लिया। लियो रुयान ने दांत पीसते हुए खतरनाक तरीके से मुस्कुराई। टोंग जिंगचेन, अगर तुमने फिर से कहा कि तुम मुझे नहीं जानते। जब यह अमीर लड़की अपना आपा खोती है तो उसके पूरे शरीर से बर्फीली ठंडक निकलती है। मैंने अवचेतन रूप से अपनी गर्दन सिकोड़ी, अपने सामने खड़ी महिला को गौर से देखा। उसके शुद्ध और सुंदर चेहरे को आग से जले दागों से भरे एक चेहरे की तस्वीर मेरे दिमाग में कौंध गई। अगर उस चेहरे के सारे दाग गायब हो जाएं, मैं अचानक चौंक गया। मुझे लगभग तुरंत एहसास हो गया कि वो कौन थी। फिर मैं मुड़ा और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। अगले ही पल मेरी कलाई पकड़ ली गई और मुझे जोर से पीछे खींचा गया। मेरी पीठ दीवार से जा टकराई। लियो रुयान का चेहरा मेरी आंखों के सामने जूम हो गया। उसने मुझे अपने शरीर और दीवार के बीच फंसा लिया, मेरी तरफ देखते हुए। टोंग जिंगचेन, हिम्मत है तो भागते रहो। मैं भागना चाहकर भी नहीं भाग सकता था। आखिरकार हम बहुत करीब थे। उसकी सांसें लगभग मेरे चेहरे पर थीं। मैंने 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। डर था कि वह सोचेगी कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ। दरअसल शिया झिनियान से पहले मेरी एक और प्रेमिका थी। जिस गर्मी में मैं 17 साल का हुआ, हमारी कक्षा में एक ट्रांसफर छात्रा आई। उसका नाम जियांगवान था। उसके पूरे चेहरे पर जलने के बड़े बड़े निशान थे। मेरे सभी सहपाठी उससे डरते थे और जानबूझकर उसे अलग थलग करते थे। कोई भी कैफेटेरिया में उसके बगल में बैठने की हिम्मत तक नहीं करता था। हर कोई उसकी पीठ पीछे उसे बदसूरत बदशक्ल कहता था। उसके डेस्कमेट ने सीट बदलने को कहा, यह कहते हुए कि उसका चेहरा देखकर उन्हें बुरे सपने आएंगे। शिक्षक के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने पूछा कि क्या कोई उसका डेस्कमेट बनना चाहेगा। उसकी पीली उंगलियां डेस्क के किनारे को कुरेद रही थीं, जिससे पता चलता था कि वह अंदर से कितनी घबराई हुई थी। जब बाकी सभी छात्र चुप हो गए और उसके डेस्कमेट बनने से इनकार कर दिया, तो मैंने डरते डरते अपना हाथ उठाया। पूरी कक्षा तुरंत जोर से हंस पड़ी। टोंग जिनचेन को उसका डेस्कमेट बनने दो। कचरा बच्चा और बदसूरत बदशक्ल, ये तो सही जोड़ी है। उस समय जिस दादी ने मुझे गोद लिया था वह अभी भी जीवित थी। दादी कबाड़ इकट्ठा करके मेरा पालन पोषण करती थी। उनका बोझ हल्का करने के लिए मैं कक्षा के बाद कूड़ेदानों में बोतलें इकट्ठा करता था। मेरे सहपाठी मुझसे नफरत करते थे, कहते थे कि मुझसे बदबू आती है। हाई स्कूल के अपने पहले साल से मैं हमेशा एक अलग डेस्क पर अकेला बैठता था। शिक्षक मेरी स्थिति जानते थे। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाने के लिए कक्षा को कड़ी फटकार लगाई। आप लोगों को जोर से बोलने से रोक सकते हैं, लेकिन वे निजी तौर पर क्या सोचते हैं ये नहीं रोक सकते। वे मेरी पीठ पीछे मुझे परेशान करते रहे और मुझे कचरा बच्चा उपनाम दे दिया। उस पल मैंने उनके सभी मजाकिया हंस ई को अनदेखा किया, अपनी शर्ट का कोना मरोड़ा और घबराकर जियांगवान से पूछा, सहपाठी जियांगवान, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारा डेस्कमेट बनूं? मुझे डर था कि उसे भी मेरी बदबू से नफरत होगी, लेकिन जियांगवान ने जोर से सिर हिलाया। जब तक तुम्हें डर नहीं लगता मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। मुझे पता चला कि जियांगवान बहुत होशियार थी। वह हमेशा पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाती थी। वो मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करती थी। मैं उसके लिए मेरी दादी के हाथ से बने जोंगजी लाता था। जब स्कूल के बाहर के गुंडे उसे परेशान करते तो मैं बेसबॉल का बल्ला पकड़कर उनसे लड़ता। जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते तो वह मुझे अपनी जेब खर्ची का आधा हिस्सा दे देती थी। हाई स्कूल के अपने आखिरी साल में उसने अचानक मेरे सामने अपनी भावनाओं का इजहार किया। मुझसे उसी कॉलेज में आवेदन करने को कहा जहां वह जा रही थी। हमने साथ में सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी जाने का वादा किया। मैंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मैंने सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी को अपनी शीर्ष पसंद के रूप में रखा। लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि से एक रात पहले मैं एक 5 सितारा होटल में पार्ट टाइम काम कर रहा था। मैंने जियांगवान के परिवार को खाना खाने आते देखा। जियांगवान के बगल में एक बहुत अच्छा दिखने वाला लड़का भी बैठा था। जब उनके माता पिता बाथरूम गए तो मैंने उन्हें यह कहते सुना कि लड़का गर्मी की छुट्टियों में इलाज के लिए जियांगवान के साथ विदेश जाएगा और उसके लौटने पर उनकी सगाई हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत हीन भावना महसूस हुई। मैंने घर जाकर अपना आवेदन बदल दिया। फिर मैंने जियांगवान को मैसेज किया कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है और मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। फिर मैंने जियांगवान की सभी संपर्क जानकारी ब्लॉक कर दी। किसी को ना इन पता था कि मैं किस कॉलेज में गया
और मैंने फिर कभी जियांग वान से नहीं सुना। अगर शिया झिनियान उस दिन घर नहीं आई होती और रिपोर्टरों ने तुम्हारी तस्वीरें नहीं खींची होती तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम यानजिंग वापस आ गए। लियू रुयान की आवाज गुस्से से भरी थी। क्या वो कोई और शिया झिनियान है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रेकअप के समय मैंने जो बेतुका बहाना बनाया था वो इतने समय तक उसे याद रहेगा। मैंने अपना हाथ जोर से उसकी पकड़ से छुड़ाया। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है ना? मुझे याद है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। लियू रुयान गुस्से से पागल हो गई। क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जिसे तुम पालते हो? जब चाहो ब्रेकअप कर लेते हो। जैसे ही उसने बात खत्म की, हवेली का गेट खुला। एक हैंडसम आदमी सफेद सूट पहने बाहर आया। वो आदमी वाकई बहुत अच्छा दिख रहा था, किसी परी कथा के राजकुमार की तरह। मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। वो वही लड़का है जिसने उस समय प्राइवेट रूम में लियू रुयान के साथ खाना खाया था। मुझे याद है कि उस समय माता पिता दोनों की सगाई कराना चाहते थे। तो लियू रुयान का पहले से एक मंगेतर है और वो अब भी मुझे परेशान करने की कोशिश करती है। क्या सबको लगता है कि मुझे धमकाना बहुत आसान है? टोंग जिनचेन, सिस्टर यान, तुम्हें आखिरकार टोंग जिनचेन मिल ही गया। लड़का बोलते ही बहुत उत्साहित हो गया। सिस्टर यान, आखिर इस लड़के का लियू रुयान से क्या रिश्ता है? लियू रुयान ने सिर हिलाया। उसने लड़के की तरफ इशारा किया और परिचय कराया। शिया जिक्सुआन, शिया परिवार का युवा मास्टर। टोंग जिनचेन। लियू रुयान के अपनी बात पूरी करने से पहले शिया जिक्सुआन ने तुरंत छलांग लगाई और मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या तुम जानते हो सिस्टर यान का बॉयफ्रेंड कौन है? मैं अवाक रह गया। लियू रुयान ने वास्तव में खुलेआम सबको बताया कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। जब हम डेट कर रहे थे तब शिया झिनियान स्वस्थ थी। फिर बिना किसी कारण के उसकी एक एक्सीडेंट में कार दुर्घटना हो गई। उसने सोचा कि शिया परिवार की मुख्य मालकिन उस नाजायज बेटी से छुटकारा पाना चाहती है। शिया परिवार की मुख्य मालकिन को यह सोचने पर मजबूर करने के लिए कि इस नाजायज बेटी से कोई खतरा नहीं है, उसने अपनी बीमारी का नाटक करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने उसे चेकअप, दवा और उन सब चीजों के लिए पैसे बचा कर रखे। हर बार हजारों युआन खर्च होते थे और मैंने सोचा कि चूंकि मैंने उसका बॉयफ्रेंड बनना स्वीकार किया तो मुझे उसके लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। उसे चाहे जो भी बीमारी हो, मैं उसका इलाज करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वो पूरे समय नाटक कर रही थी। उसे बूढ़े मास्टर शिया द्वारा शिया परिवार में वापस भी ले जाया गया, लेकिन उसने दूसरों से कहा कि मैं सिर्फ उसका केयर गिवर था। ये सोचकर मैंने लियू रुयान की तरफ देखा, कुछ भावुक महसूस करते हुए। मैं ये जानने के लिए बेताब था कि क्या मैंने उस समय उसे गलत समझा था। शिया जिक्सुआन मेरे कान के पास झुका और फुसफुसाया, भले ही सिस्टर या न तुम्हें पसंद करती है, मैं वह मंगेतर हूँ जिसे लियू परिवार ने उसके लिए चुना है। खुद को देखो, क्या बनाता है तुम्हें वर्तमान सिस्टर यान के लायक? वह अब वो बदसूरत लड़की नहीं रही जो पहले थी, लेकिन तुम अब भी वही बदबूदार बारबेक्यू विक्रेता हो। मैं स्तब्ध रह गया और अवचेतन रूप से अपना हाथ शिया जिक्सुआन की पकड़ से छुड़ा लिया। लेकिन शिया जिक्सुआन ने ऐसे व्यवहार किया जैसे मैंने अभी अभी उसे जोर से धक्का दिया हो और वह सीधे फर्श पर अपने नितंबों के बल गिर पड़ा। लड़के ने तुरंत भ्रमित चेहरे से मेरी तरफ देखा और दयनीयता से पूछा, भाई जिनचेन, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मैंने तुरंत लियू रुयान की तरफ देखा। अरे नहीं, उपन्यासों में एक पुरुष षड्यंत्रकारी द्वारा फंसाए जाने का वो प्लॉट मेरे साथ होने वाला है। जब मैंने सोचा कि लियू रुयान निश्चित रूप से शिया जिक्सुआन की खातिर मुझ पर अपना आपा खो देगी, तब लियू रुयान ने जमीन पर पड़े शिया जिक्सुआन को एक जटिल भाव से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूँ? जिनचेन ने तुम्हें छुआ तक नहीं। क्या तुम सचमुच अभी नाटक कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले चेतावनी दी थी कि मेरे घर मत आना। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड के सामने क्या प्रदर्शन कर रहे हो? ये कहने के बाद उसने मेरा हाथ थामा और अंदर चली गई, स्तब्ध शिया जिक्सुआन को पीछे छोड़ते हुए। लियो परिवार का लिविंग रूम बहुत बड़ा है। अंदर के नौकर अपने अपने काम कर रहे थे। उनमें से किसी ने भी मुझ अप्रत्याशित मेहमान पर दूसरी नजर नहीं डाली। लियो रुयान ने व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए एक गिलास पानी डाला, फिर मुझे बैठने को कहा। जिनचेन, मुझे बताओ, जो मैसेज तुमने मुझे तब भेजा था वो झूठा था, है ना? तुम्हें किसी और से प्यार नहीं हुआ था, है ना? हाँ और नहीं, वो मैसेज झूठा था, लेकिन मुझे बाद में किसी और से प्यार हो गया था। भले ही शिया झिनियान वह थी जिसने मेरा पीछा किया, मैंने 5 साल तक उसकी देखभाल की, इसलिए आखिरकार मेरे मन में उसके लिए भावनाएं थीं। मैंने जो किया उससे इनकार नहीं करता, भले ही यह गलत साबित हुआ। शिया जिक्सुआन शिया झिनियान का छोटा सौतेला भाई है। लियू रुयान की कभी उससे सगाई नहीं हुई। ये सब दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्गों की इच्छाधारी सोच थी। इसलिए मैं लियू रुयान का पर्सनल शेफ बनने के लिए लियू परिवार में रुक गया। लियू रु यान ने मेरे लिए उसके कमरे के ठीक बगल में एक अलग कमरा भी दिया। मैं थोड़ा अवाक था। रात को कमरे में घुसने तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि बड़े बिस्तर पर एक भी रजाई नहीं थी। मैं बटलर से पूछने गया। बटलर ने भावहीन चेहरे से कहा, आपसे जुड़ी हर चीज की व्यवस्था मिस खुद करती हैं। ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। आप मिस से पूछ सकते हैं। मैंने मन मारकर लियू रुयान का दरवाजा खटखटाया। मैंने अंदर से अंदर आओ सुना। मैंने दरवाजा खोला
और अंदर चला गया। बेडरूम में लियू रुयान कहीं नहीं थी। बाथरूम से पानी बहने की आवाज आ रही थी। वो नहा रही है और फिर भी मुझे अंदर आने को कहा। मैं बस इतना कहने ही वाला था कि मैं बाद में आऊंगा, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। लियू रुयान अपने गीले समुद्री शैवाल जैसे बाल खुले छोड़े पाजामे में बेहद ताजा दिखते हुए बाहर आई। मैं कुछ अतिरिक्त बार देखने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि मैं विकृत हूँ। उसका फिगर बहुत अच्छा है। उसकी लंबी सुंदर टांगे नाइट गाउन के नीचे दिख रही थी। उसकी कमर इतनी पतली थी कि आप अपने हाथ से लपेट सकते थे और उसकी छाती का आकार भी बहुत अच्छा था। सबसे बुरी बात, वह व्यावहारिक रूप से मुझे जानबूझकर छेड़ रही थी। एक छोट ई लोमड़ी की तरह सीधे मुझे घूर रही थी। मैं 20 साल से ज्यादा जी रहा हूँ। मैं इस तरह के प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकता था? मेरी नाक से तुरंत खून बहने लगा। लियू रुयान घबरा गई। उसने जल्दी से आकर मेरी ठुड्डी उठाई, मेरा सिर पीछे झुकाया, मुझे धक्का देकर उसके बिस्तर के पायताने बैठाया, मेरी नाक बंद करने के लिए कुछ टिश्यू पकड़े। फिर उसने घृणा भरे स्वर में कहा, तुम इतने कमजोर क्यों हो? क्या तुम 5 साल शिया झिनियान के साथ नहीं रहे? तुमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा? मैंने बहुत अत्याचार महसूस करते हुए जवाब दिया। उसने मुझे कभी उसे छूने नहीं दिया। मजेदार बात यह है कि शिया झिनियान वह थी जिसने पहले मेरा पीछा किया, लेकिन वो मुझसे ऐसे पहरा देती है जैसे मैं चोर हूँ। खासकर जब से उसे लाइलाज बीमारी हुई, तब से मैं उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करूं, वह मुझसे हमेशा रूखा और तुनकमिजाज रहती है। इसके बजाय वह मेरे फ्लैटमेट जी बोडा के साथ अतिरिक्त मीठा और चौकस रहती है। जी बोडा वाकई बहुत अच्छा दिखता है। वो एक 4S शॉप में सेल्समैन का काम करता है। एक समय था जब शिया झिनिया न हमेशा आधी रात के बाद मुझे मैसेज करके उसके लिए मिल्क टी ऑर्डर करने को कहती थी। एक छोटे कप की कीमत 30 रुपए थी। बाद में मैंने जी बोडा के वीचैट मोमेंट्स पर वही मिल्क टी देखी। तब मुझे एहसास हुआ कि शिया झिनियान ने वह उसके लिए ऑर्डर की थी। मैं इतना गुस्से में था, मैंने अपना स्टॉल बंद किया और घर आया तो देखा कि शिया झिनियान जी बोडा की बाहों में सिमटी हुई थी। वे दोनों गेम खेल रहे थे। मैंने जी बोडा को दूर खींचा और शिया झिनियान से पूछा, जब मैं तुम्हें छूने की कोशिश भी करता हूँ तो तुम मीलों दूर क्यों गति हो, लेकिन वो तुम्हारे इतने करीब रह सकता है। आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, वो या मैं? शिया झिनियान ने अपनी नाक ढकी और कहा, हर बार जब तुम घर आते हो तो तुमसे खाना पकाने के तेल की बदबू आती है। तुम्हारे पास होना बहुत घृणित है। जिदा ने भी कहा, गलत मत समझना भाई जिंगचेन, झिनियान और मैं वाकई वैसे नहीं हैं जैसा तुम सोचते हो। मैं उसे एक फीमेल ब्रो के रूप में देखता हूँ, इसलिए हम छोटी औपचारिकताओं की परवाह नहीं करते। उस सुबह मैंने बहुत देर तक नहाया। मैंने अपना स्टॉल बिजनेस पूरी तरह छोड़ने का भी सोचा, लेकिन शिया झिनियान ने मुझे मैसेज किया, इस महीने की मेडिकल फीस 7,000 युआन है, मुझे अब ट्रांसफर करो। मेरा दिल ठंडा पड़ गया। मैंने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। उसने मुझे फिर मैसेज किया, मुझे पता था तुम मुझे एक बोझ समझते हो, तुम अब मेरे इलाज के लिए भुगतान नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं बस जाकर आत्महत्या कर लूंगी। ठीक है, मैं अपना स्टॉल बंद करने के लिए दौड़ा। जब मैं जल्दी से घर वापस आया तो मैंने पाया कि शिया परिवार के लोग उसे लेने आए थे। कारण सरल था, शिया परिवार के वारिस शिया मिंजे को बोन कैंसर हो गया और कम उम्र में ही गुजर गए। शिया जिक्सुआन पूरी तरह निकम्मा है, जो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। वह न सिर्फ बेवकूफ है बल्कि बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता। शिया झिनियान शिया परिवार की आखिरी उम्मीद बन गई। बूढ़े मास्टर शिया उसे अब और बाहर मुश्किल जिंदगी जीने नहीं देंगे। मैंने सोचा कि यह सब सुनने के बाद लियू रुयान मुझ पर हंसेगी, लेकिन इसके बजाय उसने मुझे व्यथित आंखों से देखा, फिर मुझे एक कसकर आलिंगन में खींच लिया। जिंगचेन, मुझे बताओ कि तुम इन सभी वर्षों में किस दौर से गुजरे हो? दरअसल इन पिछले वर्षों के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मैंने अपना कॉलेज आवेदन बदल दिया और यानजिंग से सबसे दूर शहर रोंगशेंग चला गया। कॉलेज के दूसरे साल में मेरी मुलाकात शिया झिनियान से हुई। शिया झिनियान एक सिंगल पेरेंट परिवार से थी। उसे रहने के खर्च के लिए महीने में मात्र 700 युआन मिलते थे। उसकी सभी रूम में डिजाइनर कपड़े पहनती थी और लग्जरी स्किन केयर उत्पाद इस्तेमाल करती थी। अकेली वह 2 साल तक एक ही 80 युआन वाली ड्रेस पहनती रही। मैंने उस समय पहले ही पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। न सिर्फ मैंने अपनी दादी से पैसे नहीं मांगे, बल्कि हर महीने बचाए हुए पैसे उन्हें भेजता था। जब मैं छोटा था तब मुझे छोड़ दिया गया था। मुझे नहीं पता कि मेरे जैविक माता पिता कौन है। दादी इस दुनिया में मेरा एकमात्र परिवार थी, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। कचरा बीनते समय उन्हें एक कार ने टक्कर मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जब मुझे खबर मिली तो मुझे लगा जैसे आसमान मुझ पर गिर पड़ा हो। मैंने कसम खाई थी कि मैं दादी को निश्चित रूप से एक आरामदायक जिंदगी दूंगा। प्यारी बूढ़ी औरत ने मुझसे यह भी वादा किया था कि वह 100 साल तक जीवित रहेगी। वह अपना वादा कैसे तोड़ सकती थी?
ये शिया झिनियान थी, जिसने मेरे साथ वापस जाने के लिए छुट्टी मांगी। उसने दादी के सभी अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं को संभालने में मेरी मदद की और मुझे खुद को संभालने के लिए प्रोत्साहित किया। दादी की मौत का मुआवजा 3 लाख युआन था, पूरा मेरे बैंक कार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। स्कूल वापस जाने के बाद शिया झिनियान ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। उस समय मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी पूरी तरह अंधकारमय और निराशाजनक थी। मैं बिना किसी कारण फूट फूट कर रोने लगता था। मैं चेकअप के लिए अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा कि मुझ में अवसाद के लक्षण हैं। शिया झिनियान मेरे लिए हर दिन खाना लाने लगी, मुझे बाहर खींचकर क्लब गतिविधियों में शामिल होने ले गई और मेरे लिए हर तरह के सरप्राइज की योजना बनाई। उसने धीरे धीरे मुझे उस अंधकारमय दौर से बाहर निकाला। इसलिए जब उसने मेरे सामने अपनी भावनाओं का इजहार किया तो मैंने हाँ कह दिया। लेकिन जिस साल हमने ग्रेजुएशन किया, शिया झिनियान की एक कार दुर्घटना हो गई। उसे जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। जब वह लौटी तो उसने मुझे बताया कि उसे एक लाइलाज बीमारी है। मैं उस समय बहुत डर गया था। मुझे डर था कि वह भी दादी की तरह मुझे छोड़ देगी। इसलिए मैंने उसके इलाज के लिए पैसे बचाने हेतु एक साथ कई नौकरियां की। मैंने हमेशा सपना देखा था कि हम दोनों का एक साथ अपना घर हो। इसलिए जब उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ तो मैं उसे अपने साथ वापस यांजिंग ले आया। यहाँ मेरी दादी की कब्र के पास है। अगर शिया झिनियान की बीमारी ठीक नहीं हो सकी और वह चल बसी तो मैं दादी की कब्र के बगल में एक बड़ा गड्ढा खोदूंगा। फिर शिया झिनियान और मैं उसमें एक साथ लेट जाएंगे और खुद को मिट्टी से ढक लेंगे। हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन शिया झिनियान नहीं मरी। मुझे अब भी पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। चीजें तब बदल गईं जब मेरा फ्लैटमेट जी बोडा आया। जी बोडा मुझसे अलग है। मैं स्नैक स्ट्रीट पर बारबेक्यू स्टॉल लगाता हूँ। वहाँ हर समय बहुत धुआं होता है। मुझसे हर दिन खाना पकाने के धुएं की बदबू आती है। जी बोडा वाकई जवान है और वह अच्छे कपड़े पहनना जानता है। उसे हर तरह के फैशन आइटम्स की जानकारी है। शिया झिनियान पहली बार उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई। वह यह भी भूल गई कि वह एक बीमार इंसान है। वो उसका सामान उठाने में मदद करने के लिए बहुत उत्सुक थी। मेरा बगल का पड़ोसी चेन वेई हमेशा कहता है, बस शिया झिनियान को पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने दो, भले ही वह महीने में केवल 2 या 3 हजार ही कमाए। कुछ न होने से बेहतर है। देखो तुम कितने थके हुए हो। मैंने सिर हिलाया। उसकी तबीयत खराब है। उसे थकाने से डरते हो? चेन वेई ने ताना मारा। अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसने जी बोडा का सामान उठाने में मदद क्यों की? पिछली बार तुम्हारी बारबेक्यू गाड़ी आधे रास्ते में खराब हो गई थी। वह तुम्हारी मदद करने क्यों नहीं गई? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उसे नहीं बुलाया। दरअसल मैं झूठ बोल रहा था। मैंने शिया झिनियान को 1 दर्जन से ज्यादा बार कॉल किया, लेकिन उसने एक भी जवाब नहीं दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि जी बोडा का जन्मदिन था। उसने पार्टी के लिए लोगों का एक झुंड बुलाया था। शिया झिनियान मौज मस्ती में शामिल थी। उसने जी बोडा को जन्मदिन के तोहफे के रूप में 8,000 युआन से अधिक का कंगन भी दिया। जब मैं शिया झिनियान को कॉल कर रहा था तो उसका फोन सोफे पर छूट गया था। उनके दोस्त शिया झिनियान को चिढ़ा रहे थे कि वह खुद जी बोडा को कंगन पहनाए। मुझे ये सब बाद में संयोगवश वीडियो स्क्रॉल करते हुए पता चला। मैंने शिया झिनियान से पूछा, क्या तुम मेरे साथ नाइट मार्केट में कैश इकट्ठा करने में मदद कर सकती हो? कभी कभी बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। कुछ ग्राहक खाना खाकर बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। तुम्हें देर तक रुकने की जरूरत नहीं है, बस सबसे व्यस्त समय के दौरान आ जाना। अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते तो सीधे कहो। शिया झिनियान ने रुखाई से ताना मारा। कौन लाइलाज बीमारी वाले मरीज को काम पर जाने को कहता है? झूठ नहीं बोलूंगी, तुम सच में बेवकूफ हो। क्या तुम सीख ग्रिल करने से पहले पैसे नहीं ले सकते? तब कोई बिल छोड़कर नहीं भागेगा। एक बार मेहमानों की एक टेबल नशे में धुत हो गई। उनमें से एक 20 की उम्र की एक बिगड़ैल लड़की नशे में थी और उसने अचानक पीछे से मेरी शर्ट उठाई और मेरी पीठ को छुआ। हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। होश में आने के बाद लड़की ने जोर देकर कहा कि वह बस मेरे पीछे से टिश्यू का पैकेट पकड़ना चाहती थी। उसने मजाकिया लहजे में भी कहा, अंकल खुद को देखो, तुम मुझसे 5 साल बड़े हो, मैं तुम्हारे साथ छेड़छाड़ क्यों करूंगी? तभी शिया झिनियान आ गई। वो ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझसे पूरी तरह शर्मिंदा हो। उसने मुझे तुरंत घसीट कर ले गई। जब हम घर पहुंचे तो जी बोडा ने भी कहा, भाई जिनचेन, तुमने शायद उस लड़की को गलत समझा। सामान्य लड़कियों के पास बॉयफ्रेंड की कमी नहीं होती। इसके अलावा तुमसे खाना पकाने के धुएं की बदबू आती है। कोई भी सामान्य लड़की तुम्हें दिलचस्पी नहीं लेगी। शिया झिनियान का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसने मुझे बाथरूम में धकेल दिया। अभी जाओ और नहा लो। मैं मेरे प्रति शिया झिनियान के रवैये में बदलाव को साफ महसूस कर सकता था। वो अब मेरी रक्षा नहीं करती थी जैसे वो कॉलेज में किया करती थी। उसने मेरे लिए अब कुछ भी करने से इनकार कर दिया। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बदलते देखा, लेकिन मैं इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। लियू रुयान को छोड़ने के बाद इन सभी वर्षों में मेरी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही।
खासकर जब मुझे पता चला कि लियू रुयान की शिया जिक्सुआन से सगाई नहीं हुई थी, तो मुझे और भी ज्यादा एक गद्दार की तरह महसूस हुआ जो अपनी सारी पीड़ा खुद लेकर आया। लियू रुयान ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया, मुझे उसकी आंखों में देखने पर मजबूर किया। यह सही नहीं है। टोंग जिन चेन चाहे जिसे भी छोड़ दे, अच्छे से रह सकता है। वह कभी किसी से कम नहीं है। चाहे वह टोंग जिनचेन हो जिसने हाई स्कूल में अपनी दादी की कचरा बीनने में मदद की, या वह टोंग जिनचेन हो जो अपनी प्रेमिका के इलाज के लिए पैसे कमाने हेतु स्टॉल लगाता है। वो हमेशा से उतना ही चमकदार रहा है। वह बेवकूफ शिया झिनियान नहीं जानती कि वह कितनी भाग्यशाली है। उसे एक दिन एहसास होगा कि उसने कुछ अविश्वसनीय रूप से कीमती खो दिया। क्या ये सच है? ये पहली बार है जब किसी ने मुझे चमकदार कहा है, और वह भी मेरी पूर्व प्रेमिका द्वारा। मैं खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, तुम्हारे बारे में क्या? तुम जियांग वान से लियू रुयान में कैसे बदल गई? लियू रुयान मुस्कुराई। मेरी कहानी बहुत सरल है। जब मेरे माता पिता का तलाक हुआ तब मैं छोटी थी। मुझे मेरी माँ को सौंप दिया गया, इसलिए मैंने अपनी माँ का अंतिम नाम ले लिया। बाद में बहुत घूमने फिरने के बाद वे वापस साथ आ गए, इसलिए मैं वापस लियू परिवार में आ गई और अपना नाम बदल लिया। मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। रुको, तुम्हारे चेहरे का क्या? लियू रुयान ने लापरवाही से एक तस्वीर निकाली। मैंने जवानी में अपनी माँ की तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। ये अनगिनत सर्जरी और सुधारों का नतीजा है। कैसा लग रहा है? ठीक है, सिर्फ ठीक से कहीं ज्यादा। ये सचमुच बिल्कुल सही है। मेरे सामने लियू रुयान और तस्वीर में महिला कम से कम 70% एक जैसी दिखती है। शायद उसे ऐसी ही दिखना चाहिए था। जब से मैंने लियू रुयान के निजी शेफ के रूप में काम करना शुरू किया है, तब से मैं उसके लिए सबसे ज्यादा जो पकवान बनाता हूँ वो है स्वीट एंड सॉर रिब्स। कई दिनों से मैंने मेन्यू तक नहीं बदला। मैं इसे बनाने में अब इतना माहिर हूँ कि ये मेरी आदत बन गई है। मैं इसे अधिकतम आधे घंटे में बना सकता हूँ। 1 लाख RMB की मासिक तनख्वाह लेने में मुझे बहुत गुनहगार महसूस होता है, खासकर जब से हर दिन जब वह घर आती है तो मेरे लिए कुछ न कुछ लाती है। कभी घड़ी, कभी फूल, कभी नीलामी से छोटी छोटी एंटीक चीजें जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं नहीं लेता तो वह जबरदस्ती मेरे हाथ में पकड़ा देती है। यह सिलसिला पूरे 2 हफ्ते चलने के बाद मैं आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मैं लियू रुयान के पास गया और कहा, मैं वास्तव में दूसरे पकवान भी बना सकता हूँ, जैसे झींगे के साथ उबले अंडे, इंपीरियल टोफू, ब्रेस्ड हेयर टेल और इस तरह के व्यंजन। लियू रुयान स्टडी में झुककर कागजी कार्रवाई निपटा रही थी। जब उसने मेरी बात सुनी तो उसने ऊपर देखा और मुझ पर एक नजर डाली। अगर तुम सच में कुछ और करना चाहते हो तो मेरे साथ एक भोज में है, चलो। मैंने सदमे में अपनी नाक की ओर इशारा किया। लियू रुयान ने सिर हिलाया। मैंने तुरंत त्योरी चढ़ाई और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं उस तरह की किसी चीज के लिए उपयुक्त दिखता हूँ। लियू रुयान तुरंत उठ खड़ी हुई, मुझे बाहर खींच लिया और कहा, ऐसा कौन कहता है? हर किसी का एक ग्लैमरस पक्ष होता है, बस इसे सामने लाने के लिए पैसे लगते हैं। लियू रुयान मुझे मेकओवर और नए कपड़े खरीदने ले गई। मेरा पूरी तरह से कायाकल्प हो गया। मैं हैंडसम और ट्रेंडी दोनों लग रहा था। मैंने सुना कि हम बीजिंग के एक सदियों पुराने कुलीन परिवार के बूढ़े मिस्टर टोंग की 70वीं जन्मदिन की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं अप्रत्याशित रूप से शिया झिनियान से टकरा गया। शिया झिनियान के बगल वाला व्यक्ति जी बोडा नहीं था, बल्कि उसका छोटा भाई शिया जिक्सुआन था। जब शिया जिक्सुआन ने मुझे लियू रुया का हाथ पकड़े देखा तो वह ऐसा लग रहा था जैसे वो आग उगलने वाला हो। शिया झिनियान और भी बुरी थी। उसने मुझे सदमे भरी निगाहों से घूरा, ठीक वैसी ही निगाहें जो मैंने उसे दी थी जब शिया परिवार उसे लेने आया था। पिछली बार बेनकाब होने के बाद शिया जिक्सुआन ने नाटक करने की जहमत तक नहीं उठाई। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, सिस्टर यान, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर एक ऐसे आदमी के साथ जा रही हो जो बारबेक्यू बेचता है? मैं उससे कहीं ज्यादा नेक हूँ, वह तुम्हें दे भी क्या सकता है? लियू रुयान मुस्कुराई। तुम 24 साल के हो, है ना? अब तक क्या तुमने कभी खुद से एक पैसा भी कमाया है? क्या तुम्हारी तथाकथित नेकी सिर्फ तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि है? शिया जिक्सुआन का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि होना एक फायदा है ना? लियू रुयान ने सिर हिलाया। एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि होना वास्तव में एक फायदा है, लेकिन यह इस तरह व्यवहार करने का बहाना नहीं है जैसे तुम बाकी सबसे बेहतर हो। शिया जिक्सुआन तुरंत अवाक रह गया। इसके बजाय शिया झिनियान ने मुझे रुखाई से घूरा और कहा, टोंग जिंगचेन, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझसे माफी मांगने नहीं आए। तुम्हें तो और भी हॉट और अमीर गर्लफ्रेंड मिल गई, लेकिन तुम शायद नहीं जानते कि उसने बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। वो पूरी तरह बदसूरत बदशक्ल हुआ करती थी। तुम मुझसे भीख मांगने के बजाय स्वेच्छा से एक बदसूरत बदशक्ल के साथ क्यों हो? मैंने ताना मारा, क्योंकि वह मेरे साथ एक निजी देखभाल करता जैसा व्यवहार नहीं करती। शिया झिनियान 1 सेकंड के लिए जम गई, फिर हंस पड़ी। बस इतनी ही तुम्हारी हैसियत है? मैंने दृढ़ता से सिर हिलाया। बिल्कुल हाँ, बस इतनी ही है। शिया झिनियान इतना गुस्सा हो गई कि उसने दांत पीस लिए। उसने अपने हाथ के वाइन ग्लास को लगभग तोड़ ही दिया।
शिया जिक्सुआन ने अपनी बाहें क्रॉस की और अहंकार से कहा, टोंग जिंगचेन, इतना मगरूर मत बनो। जब तक मेरी बहन आज बूढ़े मिस्टर टोंग की पोती के साथ अच्छे संबंध बना लेती है, हमारा शिया परिवार बीजिंग के कुलीन वर्ग में सबसे अमीर होगा। उस समय हमारे परिवार में शादी करने के इच्छुक लोगों की लाइन ब्लॉक के चारों ओर लगेगी और तुम मेरी बहन के जूते के फीते बांधने लायक भी नहीं होगे। शिया जिक्सुआन ने यह बात मुझसे और लियू रुयान दोनों से कही। अप्रत्याशित रूप से लियू रुयान जोर से हंस पड़ी। शिया मिंगजे मर चुका है। शिया परिवार तुम दो बेवकूफों के हाथों में है। ये निश्चित रूप से डूबने वाला है। शिया जिक्सुआन गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हारा उससे क्या मतलब है? लियू रुयान ने कंधे उचकाए। बिल्कुल वही जो सुनाई दे रहा है। फिर उसने उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया और मुझे बैंक्वेट हॉल में ले गई। फिर कुछ सोशलाइट्स जो लियू रुयान को जानती थीं, उसे हेलो कहने आई। सबने उसे घेर लिया और सहजता से पूछा, मिस लियू, आपके बगल के इस सज्जन से आपका क्या रिश्ता है? मुझे लगा कि लियू रुयान शिया झिनियान की तरह मुझसे दूरी बना लेगी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा, सबके सामने अपना हाथ मेरे हाथ में डाला और खुलेआम कहा, वो मेरा पहला क्रश है और वह लड़की जिसे मैं डेट पर जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही हूँ। सबने अपने मुंह ढक लिए और हाँफने लगे। हे भगवान, मिस लियू, क्या सच में कोई ऐसा है जिसे आप जीत नहीं सकती? मैंने धीमी आवाज में उससे पूछा, तुम कब से मेरा पीछा कर रही हो? लियू रुयान ने मुझे एक असहाय नजर दी। ये मुझे अचानक समझ आ गया तो वह सारा सामान जो वह मेरे लिए हर दिन लाती थी और वो बेहद महंगी छोटी छोटी चीजें जो वो मुझे देती थी, ये सब उसके दोबारा मेरा पीछा करने का तरीका था। तभी जन्मदिन वाले बूढ़े मिस्टर टोंग अंदर आए। लियू रुयान मुझे बूढ़े मिस्टर टोंग के पास अपना तोहफा देने ले गई। तोहफा लियू रुयान ने चुना था, लेकिन वह मैं था जिसने इसे व्यक्तिगत रूप से बूढ़े मिस्टर टोंग को दिया। जिस पल बूढ़े मिस्टर टोंग ने मुझे देखा, वो किसी कारण से थोड़ा सा सकते में आ गए। ओह, न के बगल में उनका हाथ पकड़े महिला ने भी मुझे एक अजीब नजर से देखा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता जीविका के लिए क्या करते हैं? मैंने अपना सिर उठाया और बूढ़े मिस्टर टोंग की आंखों में देखा। मेरा नाम टोंग जिंगचेन है। मेरे कोई माता पिता नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ। बूढ़े मिस्टर टोंग का पूरा शरीर झटका खा गया। तभी शिया जिक्सुआन ने आगे बढ़कर जोर से कहा, दादाजी टोंग, आप शायद नहीं जानते, है ना? वह एक अनाथ है। वह नाइट मार्केट में ग्रिल्ड सीख बेचा करता था। वह अब केवल इसलिए प्रेजेंटेबल लग रहा है क्योंकि उसने सिस्टर यान के साथ संबंध बना लिया है। जैसे ही उसने ये कहा, सबने मुझे अजीब निगाहों से देखा, जैसे मैं एक रखा हुआ आदमी था जिसने एक महिला की बदौलत सामाजिक सीढ़ी चढ़ी हो। लियू रुयान ने तुरंत आगे बढ़कर मुझे बचाने के लिए मेरे सामने मजबूती से खड़ी हो गई। दादाजी टोंग, शिया जिक्सुआन की बकवास मत सुनिए। जिंगचेन ने नाइट मार्केट में ग्रिल्ड सीख बेची, लेकिन उसने अपनी सारी कमाई अपनी क्षमता से की। मुझे नहीं लगता कि इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात है। बूढ़े मिस्टर टोंग ने सहमति में सिर हिलाया, फिर किसी को मेरे देखने के लिए एक तस्वीर लाने को कहा। यह लगभग 4 या 5 साल के एक छोटे लड़के की तस्वीर थी। क्या तुम उसे जानते हो? मैं वहीं जड़ हो गया। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति बिल्कुल बचपन के मेरी तरह लग रहा था। मेरे घर पर एक पुरानी फोटो एल्बम है जिसमें मेरी दादी ने मुझे पाए जाने के बाद हर साल मेरी तस्वीरें खींची थीं। उन्होंने कहा था कि वह मेरे बड़े होने पर यादों के तौर पर रखेंगी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। मैंने बूढ़े मिस्टर टोंग की ओर अविश्वास से देखा। बूढ़े मिस्टर टोंग ने कहा, वो मेरा सबसे छोटा पोता था। बाद में मानव तस्करों ने उसका अपहरण कर लिया। हमने उसे ढूंढने में बहुत मेहनत की, लेकिन कभी कोई सुराग नहीं मिला। जब मैंने आज तुम्हें देखा तो मुझे किसी तरह लगा कि तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो। जैसे जैसे वह अपनी बात के अंत तक पहुँचे, बूढ़े मिस्टर टोंग की आवाज कांप रही थी। मैं खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। वह लड़का बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा 5 साल की उम्र में मेरी तस्वीर थी। ये कहते हुए मैंने बूढ़े मिस्टर टोंग को दिखाने के लिए अपने फोन में सेव की गई असली तस्वीर निकाली। बूढ़े मिस्टर टोंग ने इसे देखते ही तेज सांस ली, लेकिन उन्होंने तुरंत मेरी पहचान की पुष्टि नहीं की, बल्कि उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी अगर मैं पितृत्व परीक्षण के लिए तुम्हारे बालों की एक लट इस्तेमाल करूं? मैंने सिर हिलाया। मैं भी जानना चाहता था कि क्या इस दुनिया में मेरे कोई रक्त संबंधी बचे हैं। बूढ़े मिस्टर टोंग ने मेरे बालों की एक लट तोड़ी और अपने सहायक को सौंप दी। जल्दी करो, इस परीक्षण को प्राथमिकता दो। जन्मदिन की दावत परिवार की पहचान की दावत में बदल गई। वहाँ मौजूद हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, खासकर शिया झिनियान, जिसने अपना वाइन ग्लास इतना कसकर दबाया कि वो मुझसे भी ज्यादा नर्वस लग रही थी। काफी देर बाद बूढ़े मिस्टर टोंग का फोन बजा। यह उनका सहायक था जो खुशी से भरी आवाज में बोल रहा था, बूढ़े साहब, परीक्षण के नतीजे आ गए हैं। श्री टोंग जिंगचेन और युवा मास्टर टोंग के बीच जैविक संबंध 99.9% जितना अधिक है। जैसे ही वे शब्द बोले गए, बूढ़े मिस्टर टोंग का फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उनकी
उनके बगल वाली महिला भी दौड़कर मेरे पास आई और मुझे गले लगाते हुए व्यथित स्वर में मुझे छोटा भाई बुलाया। शिया जिक्सुआन का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। ये कैसे संभव है? वह तो बस एक ग्रिल्ड सीख बेचने वाला है। वह टोंग परिवार का अपहृत सबसे छोटा बेटा कैसे हो सकता है? बहन, कुछ तो बोलो। अब हम क्या करें? शिया जिनियान के हाथ का वाइन ग्लास जोर की आवाज के साथ टूट गया। कांच के टुकड़ों ने उसके हाथ को काट दिया और पूरा खून बहने लगा। टोंग परिवार ने मेरे लिए एक भव्य पहचान समारोह आयोजित किया और लियू रुयान से मेरी सगाई की घोषणा भी की। कौन जानता था कि सगाई से एक रात पहले शिया झिनियान ने वास्तव में मेरा अपहरण कर लिया और मुझे शिया ग्रुप की इमारत की छत पर ले गई। शिया झिनियान ने मेरी आंखों की पट्टी उतारी, मेरे पैर पकड़े और पागलपन भरे भाव से मेरी ओर देखा। जिंगशेन, लियू रुयान से शादी मत करो। वह तुम्हारी असली पहचान बहुत पहले से जानती थी। वह तुमसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती है क्योंकि उसे तुम्हारी पहचान से मिलने वाले फायदे चाहिए। वरन वो तुम्हें भोज में क्यों ले जाती? वो व्यक्तिगत रूप से तुम्हें बूढ़े मिस्टर टोंग के सामने क्यों धकेलती? मैं हंसा। अगर मेरी पहचान उसे फायदा दिला सकती है तो मुझे उसे ये फायदे दिलाने में बहुत खुशी होगी। ठीक वैसे ही जैसे जब तुम मेरी प्रेमिका थी, मैं तुम्हारा पालन पोषण करने को पूरी तरह तैयार था। शिया झिनियान बहुत देर तक जमी रही और अविश्वास से बोली, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह तुमसे गुप्त उद्देश्यों से प्यार करती है? मैंने पलटवार किया। क्या जब तुमने उस समय मेरा पीछा किया था तो तुम्हारा कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था? वह 3 लाख युआन का मुआवजा। कॉलेज में शिया झिनियान ने सोचा कि मुझे डेट करने से उसे बहुत सारी कठिनाइयों से बचाया जा सकेगा। हालांकि ये शर्म की बात है कि भले ही मैं उसका बॉयफ्रेंड बनने को तैयार हो गया, चाहे उसने मुझे कितनी भी मीठी बातें कही, मैंने उस पैसे को कभी नहीं छुआ, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो गए। मेरे लिए यह पैसा मेरी दादी की जीवन रेखा है। शिया झिनियान जमीन पर गिर पड़ी। लियू रुयान पुलिस के साथ ठीक समय पर पहुंच गई। पता चला शिया मिंगछे के मरने के बाद उसकी माँ को पता था कि बूढ़े मास्टर शिया शिया झिनियान को वापस ले लेंगे। उसने उस पारिवारिक संपत्ति को, जिसे बनाने में उसने और उसके पति ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, एक नाजायज बेटी के हाथों में जाने से मना कर दिया। इसलिए उसने चुपके से शिया ग्रुप को शॉर्ट सेल किया, सारा पैसा लेकर विदेश भाग गई। जहाँ तक शिया जिक्सुआन की बात है, वह इतना बेवकूफ था कि उसकी योजनाओं में उसके साथ काम नहीं कर सका। वह जाने से पहले उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि शिया परिवार के पास अभी भी अरबों की संपत्ति है और उसने अपनी माँ के साथ विदेश में कष्ट सहने से साफ इनकार कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। शिया ग्रुप एक खाली खोल बन गया। शिया झिनियान के वापस आने के बाद बूढ़े मास्टर शिया को उम्मीद थी कि वह शिया ग्रुप को पुनर्जीवित कर सकती है, लेकिन उसने ग्रेजुएशन के बाद एक दिन भी काम नहीं किया था। इसलिए उसके दिमाग में टोंग परिवार में शादी करने का विचार आया। मेरी असली पहचान उजागर होने के बाद इस शादी के गठबंधन की उसकी उम्मीद पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इसे स्वीकार न करते हुए उसने मेरा अपहरण कर लिया। उम्मीद थी कि वह मेरे सामने लियू रुयान के असली इरादों को उजागर कर देगी ताकि मैं अपना मन बदल दूं, लेकिन मेरे शब्दों ने उसे बिजली के झटके की तरह मारा। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि मैं किसी को इतने पूरे दिल से बिना किसी शर्त के प्यार कर सकता हूँ। लेकिन एक अचेतन अवस्था में उसे याद आया कि मैंने वास्तव में पहले भी उसे उतना ही बिना शर्त प्यार किया था। वह शिया ग्रुप को पुनर्जीवित करने से बस एक कदम दूर थी। भारी पछतावा उस पर हावी हो गया, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार उसे एहसास होने लगा कि उसने क्या खोया है। जब पुलिस उसे ले गई तो वह लगातार कहती रही, जिन गचेन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जिंगचेन। पता चला उसने वह चमकता सितारा खो दिया था जो उसके छोटेपन से ही उस पर चमक रहा था। लियू रुयान ने झुककर मेरी रस्सियां खोली और मेरे चेहरे को कोमलता से छुआ। उसका दिल मेरे लिए दर्द से भर गया। जिंगचेन, मैं समझा सकती हूँ। मैं शुरू से ही तुम्हारी असली पहचान नहीं जानती थी। जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी दादी गुजर गईं और तुम दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, तभी मैंने तुम्हारा परिवार ढूंढने में मदद करने का फैसला किया। बूढ़े मास्टर टोंग के जन्मदिन की दावत से 1 घंटा पहले जब तुम स्टडी में आए तो मैं अपने हाथ में जो पकड़े हुए थी वह तुम्हारी सारी पृष्ठभूमि की जानकारी थी। मैंने तुम्हारा परिवार ढूंढने में मदद की, अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि ऐसे और लोगों को खोजने के लिए जो तुम्हारी परवाह करेंगे और तुमसे प्यार करेंगे। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर खींच लिया और उसकी भौहों के बीच चूमा। मैं जानता हूँ, मुझे यह सब पता है। अगर वह शादी का गठबंधन चाहती होती तो मेरे जाने के बाद वह बहुत पहले शिया जिक्सुआन से शादी कर चुकी होती। आखिरकार शिया परिवार तब अपनी शक्ति की चरम पर था। वह मेरा इंतजार करने की जहमत क्यों उठाती? मैंने पहले जो बातें कही थी वे सिर्फ शिया जिनियान का दिल तोड़ने के लिए थीं। उसने पहले सार्वजनिक रूप से मुझे सिर्फ अपना केयरटेकर कहा था। जीवन भर वो हमेशा मेरे प्रति अपराध बोध के साथ जिएगी। मुझे यकीन है कि हर बार जब वह किसी दूसरे आदमी से मिलेगी तो वह चुपके से उसकी तुलना मुझसे करेगी। अगर वह आदमी उसे उतना बिना शर्त प्यार नहीं कर सकता जितना मैंने किया
तो वह निश्चित रूप से अंतहीन आत्मसंदेह में फंस जाएगी। वह जब तक जीवित रहेगी फिर कभी अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएगी। और उसके और मेरे बीच के सारे गिले शिकवे अब सुलझ गए हैं।